उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है और इसको लेकर लगातार तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। बता दें आपको कि चारधाम की तैयारियों में प्रशासन लगातार जुटा हुआ है, लेकिन इसी बीच हर साल की तरह इस बार भी बाबा केदार, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचने का अनुमान है। हालांकि यात्रा शुरू होने से पहले ही साइबर ठग सक्रिय हो गए। इस बार साइबर पुलिस और उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने इनसे निपटने के लिए कमर कस ली है। यात्रा के दौरान केदारनाथ धाम के हेली सेवाएं 2 मई से शुरू होंगी, जब 4 धाम के कपाट खुलेंगे। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग 8 अप्रैल से शुरू हो गई है। यूकाडा के अधिकारी ने बताया है कि इस बार सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जाएगी ताकि फर्जीवाड़े को रोका जा सके। पिछले साल भी साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। हर साल केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए हेली सेवाओं का संचालन होता है, लेकिन फर्जी वेबसाइट और स्कैमर्स यात्रियों को ठगने में जुटा हुआ है। बता दें आपको कि इससे रोकने के लिए उत्तराखंड साइबर सेल ने प्राथमिकता के आधार पर कई कदम उठाए हैं। वहीं साइबर पुलिस ने अपील की है कि यात्री केवल उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ही बुकिंग करें। पिछले साल चारधाम यात्रा के नाम पर ठगी करने वाली 80 फर्जी वेबसाइट को बंद कर दिया गया था और 30 से ज्यादा फेक फेसबुक विज्ञापनों को हटाया गया था। इसके अलावा 50 से ज्यादा बैंक खातों को फ्रीज किया गया था। साइबर पुलिस ने कई ठगों को गिरफ्तार भी किया है, जिनके पास से मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद हुए हैं। पुलिस ने यात्रियों से आग्रह किया है कि ऑनलाइन आधार कार्ड या पैन कार्ड जैसी संवेदनशील जानकारी किसी के साथ भी शेयर ना करें। प्रशासन और पुलिस की सतर्कता से उम्मीद है कि इस बार यात्रा सुचारू और सुरक्षित रहेगी। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि टिकट बुकिंग से पहले वेबसाइट की प्रामाणिकता जांच कर लें और किसी भी संदेह की स्थिति में तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें। वहीं एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया है कि बढ़ते साइबर अपराध के प्रति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में देश भर के कई राज्यों में छिपे साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो उत्तराखंड में साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार शुरू किया गया। बता दें आपको लगातार जारी है, क्योंकि चारधाम यात्रीगण कृपया इस पर ध्यान दें, क्योंकि साइबर ठग आपसे भी कर सकते हैं संपर्क, और साइबर ठगी से सावधान रहने के लिए सतर्क रहने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि सवाल साइबर ठगी का है और इसको पकड़ने के लिए, इससे बचने के लिए लगातार प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। ऑनलाइन ठगी से बचने के उपाय यहां पर खोजे जा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए सावधान रहना बेहद जरूरी है। साइबर ठगी से बचाने के लिए प्रशासन के इंतजाम हैं और ऐसे में साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा। सीएम धामी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उत्तराखंड के अंदर चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होगी, लेकिन उससे पहले ये साइबर जो स्कैमर है ये काफी ज्यादा सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मुकेश चौधरी जी हैं, साइबर एक्सपर्ट है। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संदीप मूलदलकर जी जुड़ गए हैं, जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं मुकेश चौधरी जी का। मुकेश जी, देखिए साइबर जो ठग है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, 30 अप्रैल से इस यात्रा की शुरुआत होगी। इससे पहले जो साइबर अपराधी है उनका जो रैकेट है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है और अक्सर हर साल ही हम इस तरह की चीजें देखते हैं। क्या होता है ये साइबर अपराध, कैसे किया जाता है ये स्कैम, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। और जब ये चारधाम यात्रा की बात होती है तो किस किस तरह के स्कैम आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ज्यादा चल रहे हैं?
जी, सबसे पहले तो ये साइबर क्राइम जो है इंडिया में, अगर ट्रेंड की बात करें तो फाइनेंशियल फ्रॉड जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं। पिछले ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा सालों से इंडिया में फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं। अगर ट्रेंड की बात करूं इंडिया में, ट्रेंड वाइज इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो फ्रॉड्स हैं वो इंडिया में सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो या फिर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट हो या वर्क फ्रॉम होम के नाम पे स्कैम्स हो। दूसरा पार्ट, अगर इस तरीके की जो फ्रॉड्स हैं जो आप बात कर रहे हैं चार धाम यात्रा को लेके, तो ये टाइम टू टाइम फ्रॉड्स होने वाले फ्रॉड्स हैं, जब हर कुछ समय में कुछ फर्जी वेबसाइट्स बना के या कुछ फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स बना के जहां से वो बुकिंग के नाम पे, ट्रैवल पैकेज के नाम पे, उसके नाम पे फ्रॉड्स करते हैं। ये सीजनल होते हैं। जब कोई यात्रा होगी, या जैसे अभी अगर राम मंदिर के समय पे जब राम मंदिर की स्थापना हो रही थी, तो उस टाइम पे भी काफी ऐसे फेक पैकेजेस, या फिर अभी गर्मियों में जब छुट्टियां हो जाती है बच्चों की, स्कूल की छुट्टियां होती है, तो फेक टूर और ट्रैवल पैकेज के नाम से फेक वेबसाइट्स बनती हैं। उस वहां से सबको लगता है कि ट्रैवल पैकेज बहुत सस्ता मिल रहा है, बहुत अच्छे ऑफर पे मिल रहा है, वो पेमेंट भी कर देते हैं। बट जहाँ पे जब वो फाइनली होटल में जाते हैं, तो वहाँ पे होटल में कोई रूम बुक ही नहीं होता। वो बोलते हैं सर आपके नाम से यहाँ पे कोई बुकिंग नहीं है, और किसी फर्जी वेबसाइट ने आपकी बुकिंग शो की होती है और उसके अगेंस्ट में वो पैसा ले लेते हैं। तो ये कॉमन ट्रेंड है, जहाँ पे लोग नहीं समझ पाते हैं, उस लालच के चलते या फिर समझ ना होने के चलते ये फ्रॉड हो जाता है। एक तो उनको ये पता होना चाहिए कि जो प्रमोशनल लिंक्स आते हैं, ग्रुप्स में फॉरवर्ड होते हैं, या इंटरनेट पे कहीं पे प्रमोट होता हुआ कुछ दिख गया, उसके ऊपर क्लिक करके पे करके या ट्रैवल पैकेज को बुक करने से अवॉइड करना चाहिए अपने आप को। सेकेंडली, जो आप ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं जो ट्रैवल के, उनको यूज करना चाहिए। प्रेफरेबली उनकी ही एप्लीकेशन यूज करना चाहिए। मोबाइल में जो इंस्टॉल्ड आप प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, उससे आप बाय करें। जैसे जो भी फेमस पोर्टल्स हो गए, ट्रैवल पोर्टल्स हो गए, उनको यूज करें। और उसके बाद में भी नहीं समझते हैं, तो घर में अगर कोई और समझदार व्यक्ति है जो हमेशा ट्रैवल वगैरह बुक करता है, उससे आप मदद ले सकते हैं, बजाय कोई अच्छे ऑफर के चक्कर में लालच में आके शिकार बनने के। ठीक है, संदीप जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, ये बताइए कि सबसे पहले कैसे ये पता लगा है कि हमारे साथ स्कैम हो रहा है, या फिर स्कैमर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ा हुआ है, या हमारे साथ स्कैम करने की कोशिश की जा रही है? क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या इसकी ऐसी चीजें होती हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं? आजकल के दुनिया में जेन्युइन मैसेज से फेक मैसेजेस बहुत 70% फास्टर मूव हो रहा है, बिकॉज ग्लोबली जब इंटरनेट लोग यूज करना शुरू कर रहे, अलग अलग के ऐड के वजह से, अलग अलग के वेबसाइट के वजह से यूजर्स को पता नहीं चल रहा कि कौन सा फेक है, कौन सा जेन्युइन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा सोचो कि अपना प्रधानमंत्री कुछ स्कीम्स के बारे में या कुछ पॉलिसी के बारे में बताएंगे, जैसा कुछ भी उसके बारे में बात करेंगे तो तुरंत इमीडिएटली गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से पहला फेक वेबसाइट लॉन्च हो जा रहा है सोसाइटी में, और लोग को पता भी नहीं चल रहा कि कौन सा जेन्युइन वेबसाइट है, कौन सा फेक वेबसाइट है, और कौन सा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, कौन सा गवर्नमेंट ने लॉन्च नहीं किया, वो भी समझ में नहीं आ रहा। आजकल की दुनिया में आप HTTPS का वेबसाइट भी आप देखिए, फेक वेबसाइट पे आज HTTPS पे भी चला रहे थे। एक दिन में पहले आप 2010-2015 में आप देखिए, जैसा हम लोग जब अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते थे, हम लोग बताते कि वेबसाइट HTTPS पे है तो ही जेन्युइन वेबसाइट है, वेबसाइट HTTP पे चल रहा है तो हम लोग बताते थे कि फेक वेबसाइट है। बट आज के दुनिया में फेक वेबसाइट भी HTTPS पे चल रहा है एंड DNS को क्लोन कर पा रहे, मतलब डोमाइन वही होगा। जैसा सोचो कोई भी गवर्नमेंट एक डोमाइन लगाए, उत्तराखंड कोई चारधाम यात्रा के लिए XYZ वेबसाइट है, और XYZ वेबसाइट का डोमाइन के ऊपर ही आज साइबर क्रिमिनल एक वेबसाइट को बना पा रहे, बिकॉज वो लोग DNS को स्पूफ कर पा रहे, डोमाइन नेम सर्वर। जैसा डोमाइन नेम सर्वर जब स्पूफ हो जाएगा, अभी आप देखो आप कौन सा जेन्युइन वेबसाइट है, कौन सा फेक वेबसाइट है, समझने के लिए बहुत बहुत मुश्किल होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कोई भी एक वेबसाइट जब फेक वेबसाइट बनाएंगे, उसके अंदर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स होता है, और कुछ कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, और लोग सोचते हैं कई बार वो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकता है। बट आप जेन्युइन वेबसाइट पे आप देखिए, कभी भी जेन्युइन ईमेल आईडी होता है, कंटेंट होता है, वो प्रॉपर के मैनर में होता है, मतलब कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स होता नहीं, और जो चीज चाहिए वही चीज डेटा कलेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट सारा डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे, बट आप फेक वेबसाइट पे आप देखिए, आधार कार्ड के साथ डेट ऑफ बर्थ, सारे पैन कार्ड और फोन नंबर, पूरा फैमिली का फोन नंबर, फैमिली का आधार कार्ड, सब कुछ वो लोग पूछते हैं जनरली। वो उतना डेटा देने का कोई जरूरत नहीं एक्चुअली। तो यूजर से एक समझना चाहिए कि कौन सा वेबसाइट जेन्युइन है, कौन सा फेक वेबसाइट है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट वेबसाइट जितने भी है सारे के सारे
NIC के सर्वर पे होता है एक्चुअली, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। जब कोई भी वेबसाइट आपको डाउट आ गया, मतलब सोचो आपके वेबसाइट पे किसी पे आप सस्पेक्ट कर रहे हैं और आप उसको आइडेंटिफाई करना ये जेन्युइन वेबसाइट है फेक वेबसाइट है, बहुत सारे OSINT टूल्स अवेलेबल है, ओपन सोर्स टूल्स है। जैसा इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग ज्यादा whois.domaintools.com वेबसाइट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। पब्लिक का एक्सेस है सबको भी। वो वेबसाइट ओपन करके जो भी उसके अंदर जब आप डाल के आप सर्च करेंगे वो वेबसाइट कहाँ पे होस्टेड है और ये वेबसाइट कौन सा सर्वर पे होस्टेड है और ये वेबसाइट कौन सा कंट्री का सर्वर में होस्टेड है, आपको सब कुछ उसके अंदर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आप कभी भी गवर्नमेंट का वेबसाइट आप देखिए, सारे के सारे इंडियन सर्वर पे होता है और वो गवर्नमेंट का सर्वर होता है NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंशन आपको होता है gov.in, government.india। यूजर समझना चाहिए कि ये gov.in नहीं है और ये कुछ एक्सटेंशन है xyz.com और कुछ ट्रैवल एजेंसी लोग कुछ बुकिंग करने के लिए कुछ की बनाए। जब .in .com जैसा एक्सटेंशन होता है किसी वेबसाइट का, कभी भी यूजर उसके ऊपर सस्पेक्ट करना शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज जितने भी गवर्नमेंट वेबसाइट है सारे के सारे एक्सटेंशन होते हैं gov.in, government.india। जैसा कोई भी गवर्नमेंट अदर कंट्री का होता है government.jp, government.japan। तो ऐसे एक्सटेंशन को एक यूजर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड कहाँ पे होस्ट है। NIC पे होस्टेड है तो यूजर समझ सकता है कि हाँ ये थोड़ा जेन्युइन वेबसाइट है, बिकॉज NIC वेबसाइट पे तो कोई और बाहर का बंदा होस्ट नहीं कर सकता है, खाली गवर्नमेंट वेबसाइट कोई गवर्नमेंट लोग ही होस्ट कर सकते हैं, प्राइवेट लोग कोई भी होस्ट नहीं कर सकते। तो एंड मोर ओवर HTTPS, आजकल HTTPS वेबसाइट पे हुआ या नहीं हुआ आजकल उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज सारे के सारे वेबसाइट तो HTTPS पे भी चल रहे हैं आजकल, फेक वेबसाइट। एंड डोमेन जैसा सोचो गूगल है www.google.com और उसके अंदर एक अक्षर को वो लोग बदल देंगे एक्चुअली। जैसा chardhamyatra.com वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, chardhamyatra.gov.in, उसके अंदर एक छोटे से अक्षर को वो लोग बदल के डोमेन को खरीदते लोग, और वो जो डोमेन खरीदेंगे वो लोग कई बाहर का कंट्री में होस्ट कर दे। बट गवर्नमेंट का वेबसाइट कभी भी जेन्युइन वेबसाइट आप देखिए बाहर का कंट्रीज पे कभी भी होस्टिंग नहीं होता है। एंड आप रेल यात्रा का वेबसाइट भी आप देख सकते हैं, जैसा IRCTC वेबसाइट पे भी आप लोग कोई भी बुकिंग चाहिए तो कर सकते हैं, रूम फैसिलिटीज भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी हो सकता है। ऐसे कुछ कुछ वेबसाइट है, वो वेबसाइट पे उसके ऊपर यूजर फोकस करना पड़ेगा, यानी तो 100% नहीं 1000% एवरी यूजर विल बिकम लूजर फॉर श्योर। ठीक है संदीप जी, आप बने रहिए, मुकेश जी आप भी हमारे साथ बने रहिए, इस विषय पे और भी जानकारी आप लोगों से लेंगे, क्योंकि कई मरतबा ऐसा भी होता है कि जब कॉल आती है तो आपकी इंफॉर्मेशन वहाँ से बताई जाती है, आपका नाम, आपका पता, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से बताई जाती है और फिर आपसे और इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। अक्सर कॉल आती है और ये कहा जाता है कि आपका नाम ये है, आप यहाँ से बोल रहे हैं, आपने इस चीज़ के लिए अप्लाई किया है, वो काफ़ी इंफॉर्मेशन आपकी दे देते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे ले लेते हैं। और जैसा कि आपने अभी बताया भी था कि आप जब वहाँ जाते हैं या किसी चीज़ की बुकिंग कराते हैं वो चीज़ आपको नहीं मिलती है और उसके लिए आप पेमेंट पहले से ही कर देते हैं, और जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको पता चलता है कि एक बहुत बड़ी ठगी का आप शिकार हो गए हैं। ऐसे में उस वक्त आपको कैसे पता चले कि ये स्कैमर हमारे साथ जुड़ा हुआ, और क्या इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको अगर आपसे पूछी जाती है तो फ़ोन कॉल पे आपको प्रोवाइड करनी चाहिए? किस सावधानियों की आप ज़रूरत समझते हैं इस वक्त? जी, नॉर्मली जो कॉल्स आते हैं, अगर किसी को कॉल आ रहा है इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो अगर आप इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बट अगर आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है तो आपको समझना चाहिए कि वो किस टाइप की इन्फॉर्मेशन है। अगर जैसे मान लीजिए कोई कुरियर कंपनी से कॉल है और कुरियर कंपनी वाला पर्सन ये आपसे पूछ रहा है कि सर आप घर पे अवेलेबल हो नहीं हो, किस टाइम पे मैं आ जाऊँ, आपका एक कुरियर है, तो हो सकता है कि आप अपनी अवेलेबिलिटी और अपना कंफर्ट बता दो जिस टाइम पे वो कुरियर आपको डिलीवर कर जाए। अदरवाइज हो सकता है कि आप घर पे नहीं हुए तो हो सकता है आपको कुरियर नहीं मिले। तो सारे कॉल्स एक बार तो सस्पिशियस नहीं होते, कुछ लोगों को ये होता है कि किसी भी कॉल पे इस तरीके से अनजान कॉल पे रिप्लाई नहीं करना चाहिए, फोन नहीं उठाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। सेकेंड पार्ट ये है कि कुछ कॉलर्स जो हैं वो आपका डेटा जो है मार्केट से बाय कर लेते हैं या लीक डेटाबेसेस होते हैं उनको यूज करते हैं और वहां से आपको कॉल करके बोल भी सकते हैं। मतलब अभी ये करंटली ऐसा कोई ट्रेंड नहीं चल रहा, बट कोविड से पहले ऐसे काफी केसेस हमारे पास आ रहे थे साइबर सेल में, जिसके अंदर ये होता था कि कॉलर को कॉल आता था, कॉल करके वो बैंक रिप्रेजेंटेटिव बन के बात करता था, नाम बताता था, आपका नंबर बताता था, घर का एड्रेस बताता था, और काफी केसेस के अंदर कार्ड का, आपका जो ATM कार्ड है उसका 16 अंकों का जो कार्ड नंबर है वो भी बता देगा।
बट उनके पास में कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट होता था, सीवीवी नहीं होता था। तो वो पूछते थे कि सर एक डिटेल आप हमें कंफर्मेशन कर दीजिए। अब जब इतनी डिटेल सामने वाला कोई बता रहा है कि कार्ड का 16 डिजिट का नंबर भी बता दिया, एक्सपायरी डेट भी बता दिया, तो काफी लोग यूं सोचते थे कि ये तो सच में जेन्युइन कॉल है, बैंक से है, क्योंकि ये डिटेल तो किसी के पास में नहीं हो सकती। और वो कार्ड का सीवीवी नंबर बता देते थे, जिसकी वजह से कार्ड से पेमेंट हो जाता था। अब काफी लोग ये सोचते हैं कि इंडिया में पेमेंट जो है वो बिना ओटीपी के नहीं होगा, हमने ओटीपी तो किसी को बताया नहीं, बिना ओटीपी कैसे पेमेंट हो गया। तो इंडिया में तो मैंडेट है आरबीआई का कि विदाउट ओटीपी पेमेंट नहीं होगा, बट इंटरनेशनली जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पे 2D गेटवेज होते हैं जहाँ पे ओटीपी के बिना पेमेंट्स हो जाते हैं। तो उस केस में ओटीपी आपके पास नहीं आएगा, आपका कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी जिसके पास भी है वो आपके कार्ड से डायरेक्टली पेमेंट कर सकता है, सिर्फ आपको पेमेंट डिडक्शन का मैसेज आएगा। इसलिए कार्ड का सीवीवी जब उसने पूछा तो ये आपकी क्लासिफाइड और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। ये बेसिक कॉमन सेंस हर किसी यूजर के पास में होना चाहिए कि मुझे क्या इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन मेरी क्लासिफाइड है, क्या इन्फॉर्मेशन मेरी कॉन्फिडेंशियल है, जिसको देने से मेरे लॉसेज हो सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से रिलेटेड, सोशल मीडिया अकाउंट से रिलेटेड, आपके आईडी प्रूफ से रिगार्डिंग, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इनसे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले अगर हो सकता है कि कोई सच में कोई जेन्युइन कॉल हो, कोई वेरिफिकेशन कॉल हो, फिर भी आप एक सेकंड ओपिनियन जरूर ले लो। उस कॉल पे डिसाइड मत करो, आप उन्हें बोल दीजिएगा बाद में कॉल कीजिएगा। फिर आप किसी से घर में कंसल्ट कर लो, अपने किसी नोन या रिलेटिव से कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर बैंकिंग से रिगार्डिंग ही है तो बेस्ट पार्ट ये है कि आप नियर बाय बैंक को, ब्रांच को विजिट कर लें। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको अभी बताना जरूरी है, फिर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। आप नियर बाय ब्रांच को विजिट कर लीजिए, एटलीस्ट फ्रॉड होने से तो बेटर है। तो काफी हद तक मेरे हिसाब से जो फ्रॉडस्टर्स है उनको अवॉइड किया जा सकता है कुछ बेसिक थंब रूल्स को फॉलो करके। कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, नहीं करनी है, उसके बारे में एक बार सोचना जरूरी है। नॉर्मली जब हम कोई खबर पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें ये लगता है कि ये अपराध हमारे साथ नहीं होगा, लोगों के साथ होता होगा। और जब खुद के साथ हो रहा होता है उस टाइम पे ये नहीं लग रहा होता है कि क्राइम है, लग रहा होता है ये तो एक जेन्युइन प्रोसेस है जो हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे यात्रा के दौरान या 4 धाम की यात्रा के दौरान टिकट बुक करना या कोई स्टे बुक करना या ट्रैवल बुक करना, तो ये लगता है कि सब कुछ जेन्युइन है, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। बट ये सेकंड थॉट लाना जरूरी, क्योंकि चाहे एक आम इंसान हो या प्रधानमंत्री हो, साइबर क्राइम तो सबके साथ हो रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। संदीप जी, साइबर क्राइम सबके साथ होता है लेकिन सावधानियां बरतने की जरूरत है। और ऐसे में अगर आपके साथ ये घटना घट जाती है, आपके साथ ऐसा हो जाता है, फौरी तौर पर सबसे पहला काम क्या करना चाहिए आपको? क्योंकि आमतौर पर इंसान नहीं समझ पाता है कि मैं, अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं कहाँ जाऊं, पुलिस में जाऊं, वहां पर साइबर सेल में भेजेंगे, क्या करे वो आम इंसान, कहाँ जाए सबसे पहले? देखिए, जैसा ऐसे क्राइम के वजह से ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट हर तरीके से अवेयरनेस करते जा रहे हैं। और पता है सबको भी, और कुछ कुछ लोगों को पता भी नहीं कि कभी भी कुछ क्राइम हो गया उनसे तो 1930 को कॉल करना पड़ेगा। और आज सब लोग बोल रहे कि जब 1930 हम लोग कॉल कर रहे कि कभी भी बिजी आ रहा है, मतलब कंटिन्यूस आजकल हर स्टेट में कॉल सेंटर है 1930 का, एंड कंटिन्यूसली कॉल तो आते जा रहे। फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो सकता है, कुछ भी हरासमेंट का रिलेटेड के भी क्राइम्स हो सकता है। तो लोग को ना कॉल जब 1930 जब कॉल भी करेंगे तो कोई रेस्पॉन्स भी आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, बट एज पर द रूल वो लोग तो 1930 को कॉल करना पड़ेगा। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सोचो कि 1930 टोल फ्री नंबर जो है वो बिजी आ रहा है, तो आपको वेबसाइट भी अवेलेबल है cybercrime.gov.in, वो वेबसाइट पे आप लोग जाना पड़ेगा। एंड वहाँ पे आप लोग सारे एप्लीकेशन जो भी होता है वहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, और वहाँ पे एक ईमेल आईडी भी मिलता है आपको। सोचो आप एप्लीकेशन कई बार फेल भी हो रहा है तो आप इनकेस अपलोड नहीं कर पाए तो आप लोग मेल भी लगा सकते हैं। तो 1930 टोल फ्री नंबर है, एंड cybercrime.gov.in वेबसाइट पे आप वहाँ पे आप लोग इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकते हैं। या कोई भी आपको जो नॉन ऑफिसर्स होते हैं, जो रिलेटिव्स भी हो सकता है, कोई भी फ्रेंड्स हो सकता है, उनसे भी आप लोग कई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप लोग जिसको पता नहीं कि कहाँ पे रिपोर्ट करना, और ऑफिशियल वेबसाइट जब कोई पुलिस वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा कि 1930 को आप लोग कॉल करना पड़ेगा। बिकॉज कई लोग को पता नहीं कि 1930 क्या होता है टोल फ्री नंबर, और पता नहीं वेबसाइट के बारे में भी पता नहीं। बट हर सारे पुलिस डिपार्टमेंट के हर स्टेट के वेबसाइट के ऊपर आपको आज देख सकते हैं आप लोग की कोई भी साइबर क्राइम हो गया तो आप 1930 को कॉल कर सकते हैं आप लोग। मेन वेबसाइट जो पुलिस का वेबसाइट होता है, स्टेट वेबसाइट, तो वहाँ पे आप लोग देख के रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ओके, बट आजकल जितने भी आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहाँ पे रेस्पॉन्स भी थोड़ा कम है। तो
रेस्पॉन्स इन द सेंस, जब पुलिस आप रिपोर्ट करेंगे तो पुलिस भी उतना आसान से रेस्पॉन्स नहीं दे पा रहा, बिकॉज आज पुलिस को ज्यादा बहुत सारे केसेस आ रहे, बहुत सारे कॉल्स आ रहे, उसके वजह से एज पर एक्सपीरियंस एक्सपर्ट ओपिनियन माय सजेशन इज दैट द यूजर ओनली शुड बी वेरी वेरी अलर्ट। यूजर कभी भी अलर्ट रहना चाहिए। और जैसा एम्स का डेटा जब ब्रीच हुआ था, दिल्ली एम्स जब सारे के सारे डेटा ब्रीच हुआ था, सबका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोन नंबर, ईमेल आईडी, उसका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ जब कॉम्प्रोमाइज हो गया, आज साइबर क्रिमिनल को बहुत ही आसान हो गया कि किसी को भी कांटेक्ट करके और उसके ट्रस्ट क्रिएट कर रहा है। ट्रस्ट जब क्रिएट होगा और बंदा सोचेगा कि यही सही गवर्नमेंट कॉल है, बट गवर्नमेंट ऑफिशियल कभी भी कॉल नहीं करेंगे। जैसा आपको डिजिटल अरेस्ट के बारे में पता है, उसके लिए तो प्रधानमंत्री ने स्पेशली पर्सनली एक मैसेज दिए कि कोई भी अधिकार आपको कॉल नहीं करेगा। सिमिलरली जब भी आप कोई भी कॉल आ रहा है इसके बारे में, जैसे किसी यात्रा के बारे में, आप समझना चाहिए कि कभी भी गवर्नमेंट से आपको कॉल नहीं आएगा, ये 100% प्राइवेट कॉल है। जब भी कॉल आ रहा है थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन देना, जो इन्फॉर्मेशन नहीं देना आपको पता होना चाहिए। गलती से आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी है तो तुरंत आप इमीडिएटली 1930 को कॉल करना पड़ेगा। और जब भी वो नंबर बिजी है, आप cybercrime.gov.in पे जाके आप लोग रिपोर्टिंग कर सकते हैं जी। तो ये फैसिलिटीज आपको ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑलमोस्ट सिंस 2016-17 से आपको ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, बट पब्लिक को पता नहीं इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसलिए किसी को भी जिसको नॉलेज नहीं है, आप ऑफिशियल हैदराबाद पुलिस या कोई भी सोशल मीडिया हैंडल होता है गवर्नमेंट का, वहाँ पे भी आप लोग चेकिंग कर सकते हैं जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले तो ये कोशिश करिए कि आपके साथ ठगी ना हो, और अगर हो जाती है तो जैसा कि बताया जा रहा है आप उस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं और अपनी मदद खुद कर सकते हैं। बहरहाल पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।